हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे इसका आंसर कैसे बनेगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल के लिए स्वर्ण युग शब्द के औचित्य का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के लिए स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग करना कई विभिन्न रूपों में विकास की दृष्टि से इतिहासकारों ने किए हैं। किसने किया है? गुप्त काल के शासन काल में सामाजिक व आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक व तक विज्ञान, तकनीकी एवं स्थापत्य कला आदि सभी से संपन्न जान पड़ती है। इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग शब्दों का औचित्य इन सभी विकसित व्यवस्था से किया गया। ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, आपने मतलब ये बता दिया कि आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, फिर आपने बता दिया विज्ञान प्रौद्योगिकी में, स्थापत्य में ये, लेकिन यहाँ ऊपर ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ये सब यहाँ से। ठीक है, और ये बनी तभी संपन्न जान पड़ती है, इसको भी हटाना था। संपन्न जान पड़ती है ये शब्द आपको यूज नहीं करना था यहाँ पे। यहाँ आप जोड़ सकते थे कि स्थापत्य कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से अभूतपूर्व उपलब्धियों का काल रहा है। उपलब्धियों का काल रहा है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। अब आप बता दीजिए कि प्रशासनिक में कैसे, आर्थिक में कैसे, सामाजिक में कैसे, यही आपको बताना था। ठीक है, इसे भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। गुप्त काल में कई क्षेत्रों को देखा जाए तो विकसित रूप से ही पाया गया। अब कौन से क्षेत्र को? कला संस्कृति के रूप में सीक्वेंस से आपको लिखना है। आपने पहले क्या चीज़ यूज़ किया है? शासन काल में, यानी प्रशासनिक व्यवस्था आपको बतानी थी, फिर समाज बताना था, फिर आर्थिक बतानी थी। ये प्रशासनिक यहाँ आपने लिख दिया है, सांस्कृतिक यहाँ से नहीं उठाना था। आपने जिस तरीके से जिस चीज़ को लिखा है वही चीज़ यहाँ पर हेडिंग बाई हेडिंग डालनी है आपको। ठीक है, तो साहित्य कला में तुलसीदास जी के ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्रम, स्थापत्य कला में बरहुत, सांची, अमरावती, सांस्कृतिक क्षेत्र में कई विद्वानों का संकलन, किनका संकलन? उपरोक्त विकास के अतिरिक्त कई क्षेत्र से विद्वानों की वर्चस्व को भी दिखाया गया है। आर्यभट्ट ने, ये आपका आ जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, यहाँ पर हेडिंग आ जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। इसमें आप लिख सकते थे कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना किया, तो वहीं वाराहमिहिर ने ब्रह्मांड के बारे में बताएं। तो किस पुस्तक में बताए थे? यहाँ पर अगर पुस्तक का नाम इनके लिख देते हैं तो और बढ़िया हो जाता। गुप्त काल एक स्वर्ण युग था। इस शब्द का औचित्य विविध क्षेत्रों में विकास की कड़ी में आकलन किया जा सकता। ये बार बार आपको नहीं लिखना है ये चीज़। साहित्य के क्षेत्र में जब आपने यहाँ पर ऊपर बता दिया तो फिर यहाँ साहित्य का क्षेत्र आपने बता दिया। साहित्य के क्षेत्र में क्या बताया आपने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पर कौन सा हेडिंग पड़ गया आपका। यहाँ साहित्य क्षेत्र डाल के सीधा आपने आर्थिक विकास में डाल दिया है। उपज अधिक, मात्रा और उर्वरक मिट्टी, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ भी आपने बस हेडिंग डाल के छोड़ दिया है। अंतिम विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान, कई यंत्र विकसित, तो कौन से यंत्र विकसित किए गए थे? विज्ञान प्रौद्योगिकी तो आपने यहाँ पर विज्ञान का तो बता ही दिया। प्रौद्योगिकी में कौन से? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कोट करनी थी। ठीक है, विविध तकनीकी का विकास, तो कौन से तकनीकी का विकास? सामरिक विकास की कल्पना क्या है? ये तो मतलब है ही नहीं, इसमें क्वेश्चन का मांग ही नहीं, मतलब बिल्कुल आप क्वेश्चन से हट गए हैं। अतः उपरोक्त कुल मिलाकर विद्वानों का ऐसा मानना है कि, अब कौन से विद्वान, यहाँ ऐसे ना आप मत लिख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी विद्वान के बारे में बता रहे हैं तो उसका नाम लिखिए, नहीं तो आप विद्वानों का यूज ही मत कीजिए कि किस विद्वान ने कहा था। आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इतिहासकारों का नाम नहीं पता है तो ये मत डालिएगा कि ऐसा मानना था कुछ विद्वानों का। ये बिल्कुल भी, ये देख करके वो सोचेगा कि मतलब जब पता ही नहीं तो हवाई में आप तीर चला रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको लिख करके नहीं आनी है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे छोड़ के आ सकते हैं।
गुप्त काल एक स्वर्ण युग की भूमि है। इस प्रकार गुप्त काल एक स्वर्ण युग का काल यहाँ के मतलब ये निष्कर्ष आप एक ही शब्द को दो जगह लिख रहे हैं यहाँ पे। स्वर्ण युग का काल के यहाँ के सौंदर्य के औचित्य का परीक्षण करता है। नहीं, ऐसा नहीं लिखना था आपको। थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ को लिखिए, मैं आपको पहले भी बताई थी कि आप किसी भी चीज़ को लिखिए तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा उसको गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, तब यहाँ पर आपको क्या करना था। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेन चीज़ आपका यहाँ पे फोकस करना था। और स्वर्ण युग किसी को क्यों कहेंगे, क्योंकि वो सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में मतलब बढ़िया हो, उसी को तो हम कहेंगे ना, मतलब कि वो स्वर्ण युग है। क्योंकि उस युग में हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। तो ये सभी को लेकर के पूछा था, तो आपने यहाँ पर तो मतलब सभी को बता दिया। अब इसी एक एक चीज़ को लेकर के आपको लिखना था। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको इंट्रो, तो यहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कुषाण काल को ले लीजिए, कुषाणकालीन, तथा प्रारंभिक मध्यकाल को भी आप ले सकते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन युग की तुलना में, अब यहाँ पर बता दीजिए कि हर एक क्षेत्र में कैसे। अब आपने जो डाला है कि प्रशासनिक में कैसे, फिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन सब की दृष्टि से वो अभूतपूर्व उपलब्धियों का काल रहा है। यानी इनकी तुलना में काल रहा है इस प्रकार हैं, ऐसे करके काल रहा है जो निम्नलिखित हैं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से सीधा आप मेन बॉडी में आ जाइए। मेन बॉडी में बताइए प्रशासनिक, जो आपने लिखा है प्रशासनिक व्यवस्था, बताइए कैसा था प्रशासनिक व्यवस्था। तो गुप्तकालीन जो शासक थे उनके द्वारा साम्राज्य का शासन जो था, साम्राज्य का शासन, या कह सकते साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रांतों, विषयों में बांटा गया था, ये आप बता सकते हैं। और कई सारे अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जैसे कि आपका प्रांतपति होता था, भुक्ति में भी बांटा गया था, प्रांतपति होता था, भुक्तिपति होता था, विषयपति होता था, और महाविग्रह भी अधिकारी होता था, दंडनायक भी अधिकारी होता था। तो एक दो अधिकारी का आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। फिर आप आ जाइए राजनीतिक क्षेत्र में। अगर राजनीति लिखें तो राजनीति में आप क्या बता देंगे कि केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, और समस्त जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति होती थी वो राजा में ही निहित होती थी। ऐसे आप राजनीति को बता देंगे। और ये जो उदाहरण मिलता है ना कि ये सारी शक्तियाँ किस में, राजा में ही वो होती थी, समाहित होती थी, तो इसका आप उदाहरण बता सकते हैं कि कामंदक का एक वो था, पुस्तक है नीतिसार एवं कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, और एक डाल सके हैं कि जो विशाखा दत्त थे उनकी मुद्रा राक्षस थी, उनमें क्या किया था, इनका वर्णन किया गया था। फिर आप आर्थिक व्यवस्था बता दीजिए। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो इसमें आंतरिक व दोनों व्यापार होते थे, आंतरिक व बाह्य व्यापार होता था। इसका एग्जाम्पल आप बता दीजिए कि जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य गुप्तकालीन
सिक्कों और मोहरों को पाया गया है। सिक्कों मोहरों की प्राप्ति हुई है वहाँ से। ठीक है, यह हो गया आपका आर्थिक क्षेत्र। फिर आप सामाजिक में बता सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए। सामाजिक क्षेत्र में आप बताइए। तो यहाँ पर बता दीजिए कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। ये भी बहुत बड़ी बात है उस काल की। शूद्रों की स्थिति में सुधार। अब कैसे? तो इन्हें क्या था कि अब रामायण और जो पुराण थे उनको सुनने की अनुमति दे दी गई थी। पहले रामायण और पुराण सुनने की अनुमति नहीं थी, और साथ ही इनको कृष्ण देवता की पूजा भी करने की अनुमति दे दी गई थी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसके बारे में। फिर आप बता दीजिए मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला के बारे में ये आपका स्थापत्य में आ जाएगा ना, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, स्थापत्य। इसके बारे में आप बता दीजिए कि मूर्तिकला स्थापत्य के क्षेत्र में बेहतरीन जीवंतता का उदाहरण प्रस्तुत किया है इसने, जैसे कि अजंता, एलोरा, सांची, अमरावती, मथुरा, भरहुत, ये सब गुप्त काल के ही हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल ये भी आप डाल सकते हैं। स्थापत्य के बारे में बता दिए तो मूर्तिकला हो गया। स्थापत्य के बारे में बता दीजिए आप, जो देवगढ़ का मंदिर था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, वो था। फिर शिव मंदिर, ये सब आप बता सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आ जाइए लास्ट में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तो विज्ञान आर्यभट्ट वाला जो आपने एग्जाम्पल डाला है, आर्यभट्टियम में बताया है उन्होंने, वो त्रिज्या वाला, ठीक है। तो आर्यभट्टियम किताब का आप नाम डाल सकते थे। उसके बाद से फिर आप शल्य चिकित्सा के बारे में बता सकते थे। प्रौद्योगिकी के बारे में आप बता सकते थे कि जो वहाँ का मेहरौली का लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ, वो 4वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, लेकिन आज भी जंग नहीं लगा उस पर, आज भी जंग नहीं लगा है उस पर, ये बता सकते थे आप। तो कहीं ना कहीं वो उच्च प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी को दर्शा रहा है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम हो गया, गणित का महत्वपूर्ण उसमें सूत्र भी दिया गया है। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र की वो की थी, उसमें उन्होंने बताया था ब्रह्मांड के बारे में। फिर ठीक है, फिर साहित्य के बारे में आप बता सकते हैं। साहित्य के बारे में कि इसमें धर्मनिरपेक्ष साहित्य को विकास दिया गया था, जैसे कि शूद्रक का मृच्छकटिकम, कालिदास का मालिकाग्निमित्रम, पाणिनि की पतंजलि, ये सब आप बता सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। और अंत में आकर के आप निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्ष में आप दे सकते हैं कि गुप्त काल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर स्थापत्य तक के क्षेत्र में महान सांस्कृतिक उपलब्धियों से एक नया प्रतिमान स्थापित किया। जिससे, या कह सकते हैं आप फलतः प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, या संज्ञा दी गई है, दी जाती नहीं है, दी गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा, और इस तरीके से आपका मॉडल आंसर बनेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, यदि आपसे 150 शब्द का पूछता है तो आप सीधा क्या ला दीजिएगा, थोड़ा सा प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये ला करके आप, और यहाँ पर भी आप ना पूरा मतलब यहाँ पर पूरा वो मत लिखिएगा कि क्या क्या बताता है, सीधा आप जैसे प्रशासनिक में जैसे
फिर यहाँ पर आपको बताना है नीतिशास्त्र, जैसे इसमें राजनीति में आपको कैसे बताना है, इस तरीके से बताना है। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो भी शक्तियाँ होती थी इसमें होती थी, और एक एग्जाम्पल डाल दीजिए। यही आपको यदि 250 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, तब जा करके आप इन सारे एग्जाम्पलों को ऐड कर सकते हैं नीचे, और थोड़ा थोड़ा इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखना था। तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने लेवल पे आप लोग भी क्वेश्चन आंसर लिखते रहिए। और एकदम से ये लिखा नहीं जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।